दोस्तों आदाब नमस्कार। फ्रेंच लीडर बोरिस पास्टरनक ने कहा था कि दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो खुद अपने लिए जीते हैं और एक वो जो ज़माने के लिए जीते हैं। और जो ज़माने के लिए जीते हैं ये दुनिया और ये आलम, ये जहान, ये संसार उन्हीं से चलता है। इत्तेफाक की बात यह है कि आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने दूसरों के काम तो किए लेकिन उसके साथ साथ ज़माने को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से काम किए। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको आप बहुत पहले से जानते हैं। कमोबेश 50-55 वर्षों पर उनका ये सफ़र लेखन का जारी है और आज भी उसी सरगर्मी से एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं जिस सरगर्मियों से उन्होंने अपना जीवन, अपनी दुनिया को स्टार्ट किया था, शुरू किया था। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज आपकी मुलाकात डॉक्टर कृष्ण कुमार रत्तू साहब से कराई जाए। जो कमाल की बात यह है कि जो खुद इस चंडीगढ़ दूरदर्शन को बनाने में जिनका बड़ा हाथ रहा है। मैं रत्तू साहब के बारे में क्या कह सकता हूं, 70 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं जो उर्दू, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेज़ी ज़बानों में हैं और इन ज़बानों के सब्जेक्ट, इनके शीर्षक जर्नलिज़म है, मास कम्युनिकेशन है और पत्रकारिता है, शायरी है, कहानियाँ हैं। यानी एक ऐसी शख्सियत जो मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, मुख्तलिफ़ एंगल से दुनिया को देखने का काम करती है। और ऐसे लोग जब बात करने के लिए सामने होते हैं तो कई मरतबा हमें ये सोचना होता है कि भाई कहाँ से मामला शुरू किया जाए। तो रत्तू साहब, आज आपका इस्तकबाल है आप ही के स्टूडियो में, जिसकी एक एक ईंट आपकी रखी हुई है। और मैं अभी ये कह रहा था, कमोबेश हमारी आपकी मुलाकात भी 22-25 साल पुरानी है। मैं ये कह रहा था कि ये जो एक एक टुकड़ा लगा हुआ है ये आप ही का सजाया हुआ, संवारा हुआ है। कैसा महसूस हो रहा है आज स्टूडियो में दोबारा आके? तबरेज़ी भाई, जो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत और भावुक समय है जब मैं उसी स्टूडियो में मुखातब हूँ कि जिस स्टूडियो की साज सज्जा से लेकर ये जो रंग आप देख रहे हैं मेरे आगे और पीछे, उनसे गुज़रते हुए और कितनी मुलाकातें आप जैसे हसास मन शायरों से हमने और बड़े लोगों से की और उन वीआईपी लोगों से, किरदारों से की जो आज शायद दुनिया में भी नहीं है। और मुझे फ़ख्र है कि मुझे फिर याद किया गया। मैं चंडीगढ़ दूरदर्शन के समूह स्टाफ का और इनकी अगुवाई करने वाले लोगों का मशकूर हूँ कि इस बहाने पुरानी यादें तो ताज़ा होंगी और इस बहाने हम अदब की बात, और उस समय में अदब की बात जब अदब के लिए स्पेस कम हो गई है, तो अच्छा लगा है। और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इतने खूबसूरत लफ्ज़ों में मेरा तारुफ करवाया। डॉक्टर साहब, आप उसके हकदार हैं। अब फ़ारसी में एक कहावत है कि हक बहकदार रसीद, यानी जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए और आप इसके हकदार हैं। आप डॉक्टर साहब इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की मुलाजमत में रहे और डिप्टी डायरेक्टर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए। एक लंबा सफ़र है आपका। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारे और देखने वालों को, सुनने वालों को ये बताएं कि पहले और अब में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, ये तो दुनिया का चलन है। वो कहते हैं ना कि जब हम चले थे तुम नहीं थे। हाँ, जब हम चले तुम नहीं थे। जब तुम हो फिर कोई और होगा। हाँ, इसी से रवां है पूरी दुनिया। हाँ, बेशक। ये सब चलती का नाम जिसको गाड़ी कहते हैं। और कबीर ने बहुत पहले 15वीं-16वीं शताब्दी में कह दिया था कि कबीरा खड़ा बाज़ार में। तो ये दुनिया एक पूरा बाज़ार है। बिल्कुल। और समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, पर पिछले 2 दशकों में, पिछले 20 वर्ष में जिस तरह से सूचना टेक्नोलॉजी का और नई इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री का और बाज़ार का, मार्केट का, ग्लोबलाइजेशन जिसको आप कहते हो, और उसके बाद जो आदमी और उसका रहना सहना से लेकर सब कुछ बदल गया है, उसमें हमारी जो साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना के जो आयाम थे उन्होंने भी उड़ान भरी है। आपकी भाषा बदल गई है, आपका लिबास बदल गया है, आपका चेहरा मोहरा, आपकी
उन चीज़ों की प्रासंगिकता बदल गई है, एटीट्यूड में बदलाव है, बदला है। तो इससे एक पूरी की पूरी सदी बदल गई है और नस्ल बदल गई है। और ये जो नस्ल हम जिसके लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसकी हम बात करना चाहते हैं, ये इंटरनेट की नस्ल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आंख खुलते ही जो कुछ उसकी छोटी सी स्क्रीन पे दिखता है, मोबाइल की दुनिया की ये जो ज़माना है, उसमें आप देखते जाए। मुझे याद आता है कि नोबेल लॉरिएट टोनी मॉरिसन ने एक बार कहा कि उस चौराहे पे मैं सब कुछ छोड़ आई हूँ जो मेरे पुरखों की विरासत थी, और उस विरासत से लौटते हुए अब मुझे ब्रह्मांड दिखता है जिसमें सजन तुम्हारा चेहरा भी है। तो ये दुनिया बदल रही है। क्या खूबसूरत बातें कर रहे हैं। और जाहिर है आज आपका इस स्टूडियो में आके जाहिर है आपको वो पुरानी तमाम बातें याद भी आ रही हैं और आगे भी उस पर चर्चा करेंगे। आपने डॉक्टर साहब एक ज़माना देखा है, रिटायरमेंट के बाद आप मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से जुड़े रहे, उनके मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े रहे, आज भी आप जयपुर में काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। और जो स्टूडेंट, जो जनरेशन आ रही है और आपके कामों से जो कुछ सीख रही है, मैं समझता हूँ वो आने वाले वक्त में बहुत अच्छा साबित होगा। आपने नॉर्दर्न इंडिया के तमाम तकरीबन जितने भी हमारे दूरदर्शन सेंटर रहे हैं जी, मेरा ख्याल है कि सब में आपकी मौजूदगी दर्ज हुई है किसी न किसी तरह से। नॉर्दर्न इंडिया के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं, चाहे शिमला हो, चाहे जलंधर हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जयपुर रहा हो, ये रीजन जो हमारे 7-8 स्टेट्स के बनते हैं, रियासतों के बनते हैं, जी, उसमें आपने अलग अलग जाके अलग अलग ज़बानों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लिटरेचर के राइटर्स के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हैं और जब किया है, तो आपके अपने लिखने की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या उसका आप पर असर होता है, या आप जिससे बात करते हैं, जिसको आप पढ़ते हैं, उस पर असर होता है? उस बारे में ज़रा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो अदब का सिलसिला है और जिस हवाले से आपने बात पूछी है, ये तो बहुत ही ज़रखेज़ ज़मीन है अदब के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उर्दू के बड़े नाम, हिंदी के बड़े नाम पंजाब की धरती से निकले। और आपको ताज्जुब होगा कि संस्कृत के जो प्राकृत और पाली के जो बिहार में रह गए, आज के बिहार में, उन स्टेशंस को, उन जगहों को छोड़कर जो संस्कृत के जो बड़े आम रहे वो लाहौर और होशियारपुर और ये इसी पंजाब का ये दायरा रहा। और मैं जो सोचता हूँ कि मैंने कश्मीरी में, जैसे अख्तर मोहिउद्दीन साहब के अफसाने मेरे को बहुत पसंद से, उनकी लाल सलवार जिस पे मैंने फ़िल्म बनाई थी, उस तरह की कहानियाँ। फिर जलंधर में रहते हुए अफसाना एक शुरू किया था जिसमें दुनिया भर की बेहतरीन कहानियों का चुनाव करके, जो बाद में दूरदर्शन ने अडेप्टेशन किया उसका एक कहानी के नाम से। उसमें मोहन रकेश जैसी कहानी, परमात्मा का कुत्ता, रमेश बख्शी की गुजराती कहानी एक चेहरा माओ का, उस वक्त जो कमलेश्वर जी की कहानी को हाथ लगाना, मानसरोवर के हंस, और उसका तो मेरे को आज तक इतने बरसों बाद एक पहला डायलॉग याद है कि ख़तों में लिखने के लिए अब कुछ नहीं रह गया। तो जिस बात की आप बात करते हैं, इन सभी लेखकों को नज़दीक से देखने का, पढ़ने का, करने का, और उनके लिटरेचर से, उनके अदब से गुज़रने का जो मेरे को एक मौका मिला इस प्लेटफार्म से, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और दूसरा ये है कि मैंने किसी भी रचना का अपने ऊपर उस तरह का हावी नहीं होने दिया। जो अपनी रचना प्रक्रिया थी उसको अपने से, अपने ख्यालात के साथ उसको आगे बढ़ाया। मिसाल के तौर पर चीड़ के पेड़ और बांस के घर, मेरी अभी एक किताब आने वाले दिनों में वर्ल्ड बुक फेयर जनवरी में, उसमें वो रिलीज़ हो जाएगी। अब उसमें प्रेम है, पहाड़ है, बर्फ़ है और सनसनाती हवा है। वाह! एक लंबी कविता की जो परंपरा है, उसी में ही 150 पेज की किताब एक ही कविता में निकल जाती क्या है। कहना है। और ये बहुत मुश्किल होता है कि जब आप जीवन के, ज़िंदगी के ऐसे लम्हों से गुजरते हैं और वो लम्हे आपके अगले दिनों की आमद का भी एक उम्दा दस्तक देते हैं, और आपके साथ जो जुड़ा हुआ बहुत कुछ है जिसको आप पीछे छोड़ आए, उसको भी यादें ताज़ा करते हैं। जैसे गुलजार साहब की एक कहानी है, तिकोनी रातें, जहाँ फिर
चौरस रात। अब इनसे मैंने उसको पढ़ते हुए एक बात मेरे मन में हमेशा रही है कि जीवन का संघर्ष हमेशा रहता है और प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। ये जो मोहब्बत है ये कभी ख़त्म नहीं होती, और जिस दिन दुनिया से ये सारी दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी फिर अदब नाम की कोई चीज़ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये जो शालीनता है, ये जो आदमी का चेहरा मोरा है, और जिस सृजन की आप बात करते हो, वो तो आने वाले दिनों में आने वाली नस्लों के लिए, जैसे इंतजार हुसैन साहब ने उदास नस्लें लिखते हुए उसकी आप भूमिका जिसको आप प्रीफेस में पढ़ो तो वो लिखते हैं कि आने वाली नस्लें हमें याद रखें ना रखें, पर हमने अपनी नस्ल के लिए उम्दा लिखा। एक अच्छे अदीब और शायर का काम भी यही होता है कि वो आने वाले वक्त के लिए लिखता है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि आप पंजाबी, हिंदी, अंग्रेज़ी में लिखते लिखते कहा यह जाता है कि आज के माहौल में उर्दू कल्चर या उर्दू ज़बान का रिवाज ख़त्म हो रहा है, और ख़ास तौर से लगता भी ऐसा ही है क्योंकि नई जनरेशन में उर्दू पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। ख़ास तौर से इस जनरेशन में लिटरेचर से जुड़े हुए लोग नहीं। लेकिन आपका कमाल ये है कि आपने इन ज़बानों के साथ साथ उर्दू में भी किताबें लिखी। आपकी कहानियों की किताब लहू की बारिश या चांदनी का बदन, और ये दोनों अवार्डेड किताबें हैं गवर्नमेंट से, रियासती लेवल पर। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी ने मुझे मालूम है। मैं अपने और आपके सामने मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अपने नाजरीन को, अपने देखने वालों को बता दूं कि डॉक्टर साहब की 70 किताबों में मेरा ख्याल है 60 किताबें ऐसी होंगी कि जिन पर मुख्तलिफ स्टेट्स ने किसी न किसी तरह से उनको अवार्ड दिया, और 10 किताबें अगर रह गई हैं तो इनकी डॉक्टर साहब की लापरवाही से कि सबमिट नहीं की होंगी या इनसे मांगी नहीं गई होंगी या इन्होंने कहा होगा छोड़ो। मैं जानता हूँ ये आप लोग ये समझिए कि आज जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं वो बिल्कुल यानी चौमुखी है, उसके मुख्तलिफ मल्टी डायमेंशनल। तो डॉक्टर साहब वो जो किताब है आपकी कहानियों की, लहू की बारिश और चांदनी का बदन, ये उर्दू कहानियाँ, और लहू की बारिश पे तो कई ऐसे अदीबों ने लिखा भी है आपकी कहानियों पर। कैसर कलंदर साहब, जी हाँ, कैसर कलंदर साहब ने, डॉक्टर फारूक बख्शी ने, उन्होंने लिखा है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद आपने भी मुझसे कुछ करवाया था उसमें। हाँ, आपने भी लिखा। उस हवाले से मैं चाहता हूँ डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने। जी हाँ, तो वो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को बताइए, हमारे लिसनर्स को और व्यूवर्स को बताइए कि ये उर्दू की तरफ रुझान आज के माहौल में कैसे आपका आया। ये एक आपने ज़ख़म उकेर दिया कि मेरे ख़ानदान में या मेरी तरबियत में कोई दूसरा था ही नहीं। पाकिस्तान से जब विभाजन के वक्त उकाड़ा से, मिंटगोमरी से जब पेरेंट्स इधर आए तो वो सारे उर्दू दां थे। पंजाबी वाला कोई नहीं था। हिंदी वाला तो मैं बन गया। मैं और मेरी श्रीमती हम हिंदी वाले हो गए, पर सबसे पहला प्यार मेरा पंजाबी अपनी मदर टंग है, जो मातृभाषा है, जो वो रसूल हमजा तो कहते हैं ना कि आप अपनी माँ को छोड़ दोगे, अपनी भाषा को छोड़ दोगे तो अपनी माँ को छोड़ दोगे, और यदि किसी कौम को ख़त्म करना हो तो उसकी भाषा को ख़त्म कर दो। तो मैं कहीं भी रहा देश प्रदेश में, मैंने अपनी ज़ुबान पंजाबी को नहीं छोड़ा। पर जो आपने उर्दू वाली, उर्दू तो सारग में है, विरासत में मिली मेरे को। और ये जो कहानियाँ हैं इसमें लहू की बारिश में, ये इसमें बहुत सी कहानियाँ तो बंटवारे की कहानियाँ हैं, इंडो पाक रिलेशंस की कहानियाँ हैं कि मोहब्बत के बिना। आपको ध्यान होगा कि हमारी इस खित्ते की नस्ल में दिल यहाँ पे है, आंखें उधर धड़कती है, देखती हैं। क्या बात है। उधर वाले लोगों का दिल इधर है, भाई इधर है, बहन उधर है। ये जो एक लाइन है ये सरहद जोड़ती भी है और तोड़ती भी है। और हमारा दुर्भाग्य इस खित्ते का ये रहा कि हमने बहुत सी चीज़ें देखी। आप मटवारे के साहित्य को, वो भले मंटो का हो, भले डॉक्टर प्रेश की कहानी हो, भले तमस हो, इन लोगों की जो बंटवारे के ऊपर कहानियाँ लिखी गई हैं, इसको मनफी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये अदब का वो हिस्सा है जो बहुत कम देशों के हिस्से में आया और बहुत कम लेखकों ने इस पे लिखा है। सो इस तरह की कहानियाँ मैंने लिखी, और ये लिखते लिखते ये किताबें उर्दू में भी आई, और उर्दू में
एक किताब तो दुबई में दोबारा छप गई है, यही लहू की बारिश, अब हिंदी में अब आ रही है, इसी वर्ल्ड बुक फेयर में रिलीज होगी, इतने वर्षों बाद आ डॉक्टर रही साहब है। बहुत ही आपको जिंदाबाद है, आपको मुबारकबाद भी है, खुदा करे कि आपका ये सफ़र रहे। अच्छा, दूसरी बात इसके साथ मैं जोड़ के आपके साथ ये करना चाहता हूँ, आप उससे मुत्फिक होंगे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई है आज़ादी के बाद अदब के साथ। हमने भाषाओं को, लैंग्वेजेस को धर्म के साथ बांट दिया, और उर्दू के साथ ये बहुत हुआ है, जबकि हम पढ़ते नहीं है उर्दू के जो बड़े दां हैं, बाबा फन है जो फिराक गोरख, बिल्कुल ये बलवंत सिंह काले कोस वाले, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, ये जो उर्दू की बड़ी ज़मीन के नाम हैं, ये सारे पंजाब की धरती से आए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इवन फैज़ अहमद फैज़ हो और क्या नाम है, लास्ट में तो फैज़ साहब ने पंजाबी में लिखना शुरू कर दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो इस तरह से भाषाओं को किसी एक खित्ते के साथ बांधना ये दुर्भाग्य का, और उससे क्या है कि ज़ुबानें और ज़ुबान का जो मर्म है वो दोनों नष्ट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। बिल्कुल सही है। ये लैंग्वेज का जो फ्लेवर है, जो आपकी विरासत को जिंदा रखता है और अगले भविष्य की तरफ ले के जाना चाहता है, उसको आपने यहाँ पे रख दिया और उसके ऊपर दंगा फसाद होता है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही, परंतु फिर भी उर्दू, हिंदी, पंजाबी, ये जो सभी ज़ुबानें हैं, चाहे नीचे की दक्षिण भारत की ज़ुबानें हैं, इनमें आम आदमी का सौहार्द और आम आदमी के लिए जीने की जो एक ललक है, वो सारे अदब में है, भले वो बांग्ला लिटरेचर हो, गुजराती लिटरेचर हो, मराठी लिटरेचर हो। नीचे जो कर्नाटक का जो वचन साहित्य है, उसमें तो बहुत ही मार्मिक तरीके से, जैसे हमारे जहाँ संत साहित्य में आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे इस खित्ते में आप उर्दू की बात करते हो, आप सराइकी और पंजाबी के बाबा फरीद से लेके शाह हुसैन, सुल्तान बाहू और उनकी सूफी शायरी को उठा के देखो, आपके जीवन की परतें खुलती जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो अदब को कहीं भी बांटा नहीं जा सकता, और इन सब का एक मुश्तरका, एक फूल नुमा जो ज़ुबान का जो एक फ्लेवर होता है, वो मेरी ज़ुबान में भी आया है। डॉक्टर साहब बहुत उम्दा बात कर रहे हैं आप, और इसमें एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और जो भी लिखा जाता है उसको लोग हाल सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं, और देखा ये गया है कई मर्तबा कि जो उनकी हकीकी ईमानदारी से लिखने की का जो फ़न है, वो कट एंड पेस्ट में बदलता जा रहा है। यानी कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ किया, कहीं से कुछ किसी तरह से, और लेके उसको डाल दिया, और उस पर फ़ौरन ही रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए 500-700 लाइक्स आना या कुछ कमेंट आना बहुत बड़ी बात होती है। उससे हो ये रहा है कि हमारा लिटरेचर, हमारा अदब उन इंटेलेक्चुअल्स तक नहीं पहुंच रहा है जहां से उसका असल रिएक्शन आना था, और हम अपने आप को इस लायक समझ पाते या जान पाते कि हम अब इस स्टेज पर खड़े हुए हैं कि जहां हमारे सीनियर थे, उनकी रिवायतों को चलाते हुए, उनकी परंपराओं पर चलते हुए हम एक ऐसी लाइन बना रहे हैं कि हमारे पीछे आने वाले लोग अब इस पर शायद आगे चल सकेंगे। ये आपने बिल्कुल बहुत सही कहा, और ये तत्काली प्रभाव है, मैं इसको इंस्टेंट मीडिया का प्रभाव कहता हूँ, कि आपने अभी एक फ्रेम में चाहे फ़ोटो है, चाहे अपना एक शेयर डाल दिया, चाहे अपना बयान एक डाल दिया, तो उस पर आप तत्काल रिएक्शन करते हो, जैसे ही डालो, भले किसी ने पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, वो स्विच दबा देता है। उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो सृजन की प्रक्रिया, जो सीरियस साहित्य है, सीरियस अदब है, लिटरेचर है, जिसमें ज़िंदगी की नदी का गीत है, जिसमें समंदर की गहराई है, जिसमें समाज की और हमारे लेखकों की संवेदनाएं जुड़ी हैं, उसके लिए स्पेस नहीं बचा। ठीक कह रहे हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज बिगड़ गई है। एक इंटरनेट की नई भाषा का उदय हो गया है, और उसमें नई ज़ुबान में हम अदब की स्पेस को बचा नहीं पा रहे। नई पीढ़ी पैकेज के लिए और बहुत सी चीज़ें हैं तमाम जो बदल गई हैं,
और आपने देखा कि पिछले एक दशक में और स्पेशली पिछले 5 साल में नई सूचना टेक्नोलॉजी के इसके रुझान से हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बदल गए हैं। बिल्कुल ठीक है। आज आपको आपके मेकअप के सामान से लेकर ऑर्गेनिक तक और ऑर्गेनिक से लेकर आपके घरों में दिखने वाली चीज़ें और बहुत सी रंग लिबास तक आपको इतनी वैरायटी और इतनी चीज़ें जो सब्जेक्ट बदल गए हैं पहले नहीं होते नहीं थे। ठीक कह रहे हैं। तो ये सारा कुछ सूचना टेक्नोलॉजी का असर तो है, पर साहित्य के हवाले से मैं आपको अदब के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि ये उसके लिए इतना मुतफिक नहीं है। उसमें हम कहीं ना कहीं जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुतफिक होंगे, आपने इतने मुशायरों के आप स्टेज साझी करते हो और बड़े शायरों को भी देखा और नए शायरों को भी देखा। आज के जो पॉपुलर जो कविता का जो आयाम है, मंच है, वो टॉक शो भी सीरियस बात हो जाती है, वो एक लतीफ़ा शो में बदल गया है जिस पे तालियां बज गई और जितनी सस्ती चीज़ को आपने पेश कर दिया, मतलब पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन ये हो गया है, अंदर क्या है ठीक है वो गायब हो गया। अच्छा, उसका फायदा भी है, उसका डॉक्टर साहब फायदा भी है मैं समझता हूँ, और उसका नुकसान भी है। दोनों है। अब देखिए, पर नुकसान ज़्यादा होगा, नुकसान ज़्यादा क्योंकि उससे हम अगली नस्ल के लिए अपनी लैंग्वेज का दर्द और जो सब्जेक्टिविटी जो जिसको आप कहते हैं कि जो विषय का विषयांतर है, जो आपको अदब की अंदरली रूह के साथ जोड़ता है, जो आपकी रूह के साथ जुड़ के आप पाठक ऑथर जो है वो लेखक के साथ जोड़ता है दूसरे को, और वो बरसों तक याद रहता है। अब वो नहीं रहा। बिल्कुल सही। उसने ऐसे किया, स्क्रीन से पढ़ा और गायब हो गया। हाँ, बस खत्म। यानी चीज़ें रिकॉर्ड में तो हैं लेकिन नहीं है, नज़र अब के सामने, लेकिन ओझल भी है। अब ऐसे ही है जैसे गांव बदल गया है। गांव में अब कोई चिट्ठियों की इंतज़ार नहीं करता। है ही नहीं। और जो पुराने और स्पेशली जिस खित्ते की हम आपने पहले बात पूछी थी जो उसी के साथ जुड़ी हुई है, गांव खाली हो रहे हैं। गांव सिर्फ उदासीन और उदासी भरे हुए और झुर्रियों से भरे हुए माँ बाप के चेहरे हैं जो बच्चों के खतों की आमद को इंतज़ार करते हैं। ये बहुत ही संवेदनशील पहलू है। और जो सूचना टेक्नोलॉजी के और बेटा कभी वीडियो कॉल करता है और फिर वो बात करते हैं, कभी कोई करवा देता है, तो यही संवाद रह गया है। अब वो जो लिखने की जो एक विरासत थी जिसमें जज्बाती जुड़ाव था, वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़वाल की तरफ हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं। और उसकी वजह ये है कि हम चीज़ों को बहुत सरसरी लेने लगे हैं, डीप में नहीं जाते। एक जगह तज़किरे में बात हो रही थी कि प्रेमचंद की जो कहानियाँ किसी ज़माने में यानी इस कदर रेलेवेंस थी, मेरा ख्याल है अब से 5-10 साल के बाद उतनी रेलेवेंस नहीं रहेंगी, क्योंकि नई जनरेशन उन कहानियों में इस्तेमाल किए गए कैरेक्टर्स या उन चीज़ों को वो जानते ही नहीं है ना। इसका एक पहलू और एक नज़रिया ये भी है कि अब पूस की रात जैसी प्रेमचंद जी की कहानी है जिनका आप गबन जिनका आप जिक्र करना चाहते हैं, उस तरह का माहौल नहीं रहा, उस तरह की सोसाइटी नहीं रही। ये 50, 70, 80 साल पुरानी बातें हो गई हैं। अब जो नई कहानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल जिनको नोबल मिला अब्दुल रज़ाक गुरनाह साहब को, मैंने उनको पढ़ा, उनके बारे में लिखा। अब उनकी कहानियों में आप देखोगे तो जो नई तकनीक है, जो आने वाले सब्जेक्ट हैं, हालांकि उन्होंने शरणार्थी जीवन जिया और उसके बारे में लिखा तंजानिया से जब वो आए, परंतु उस तरह की कहानियाँ जो कुर्दिस्तान के जो विदेश में बैठे हुए लेखक जो भाग के अपने देशों, सर्बिया के जो बैठे हैं, बल्गारिया के जो बैठे हैं, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में जो स्प्रिंग सीजन से जो ये पूरे उबलते हुए मिडल ईस्ट से जो कहानी आती है, जो कथाएँ आती हैं, वो लोगों को अगले ज़माने की बात करती हैं। उसमें वो जो उजड़ने का दर्द है, आदमी को उजड़ने का दर्द तो है, पर नई तकनीक के जरिए, नए सब्जेक्ट्स के जरिए जो आज आदमी अंदर ही अंदर मर रहा है, किसी को बता नहीं रहा। ये जो उदासीनता का माहौल है, परमाणु विस्फोट का जो लड़ाई हो रही है, हर तरफ धुआं बिखरा हुआ है, उस धुएं का जब वो नोबल लॉरिएट जैसे लोग, गुरनाह जैसे लोग करते हैं, तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी यही है और इसी ज़िंदगी को इस तरह ही जीना पड़ेगा।
ये एक बड़ा बयान है उनका। अभी शारजा में इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ, उसमें उनका जो शुरुआती जो उद्घाटनी भाषण था, उसमें उन्होंने कहा कि ये दुनिया है, दुनिया की तरह ही इसको चलने दो। उसमें हम लिखने वाले कुछ ऐसा लिख पाएँ जिसको कोई अंडरलाइन कर सके। और दुख की बात यह है कि आज अंडरलाइन करने के लिए शायद स्याही खत्म हो गई। क्या बात है डॉक्टर साहब। वो हबीब जालिब के 4 मिसरे हैं जी। कि मेरी बात न पूछो यारो, मैं बरगे आवारा हूँ, आज यहाँ हूँ, कल को न जाने किस बस्ती में जा पहुँचूँ, तन्हाई का दर्द मेरी आँखों से नुमाया है जालिब, मुद्दत से इस सोच में गुम हूँ, किससे दिल की बात कहूँ। ये जो दिल की बात पहले अदीब या शायर अपने अंदाज से कहता था, आपने जो पिछले 50-60 वर्षों पहले की बात की, और अब जो वक्त बदल रहा है जिसमें सोशल नेटवर्किंग, जिसमें वेबसाइट, जिसमें हमारा व्हाट्सएप, जिसमें फेसबुक, ये वो जो कल्चर बदला है, इस कल्चर ने मिलकर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि एक नई दुनिया की तलाश और उसकी खोज में हम लगे हुए हैं। और वो इतनी आसान नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अब जैसे आप पोइट्री की बात करो, तो पोइट्री में जैसे मैं आपको अपनी 2 लाइनें सुनाता हूँ कि खड़े रहना पहाड़ की चोटी पर, खड़े रहना पहाड़ की चोटी पर, शायद किसी दिन सितारा हो जाओ। अच्छा है, वाह। और सितारों से आगे भी दुनिया है, सोचते थे। सितारों से आगे भी दुनिया है, सोचते थे, जब खुद सितारा बने तो नीचे देखा तो वीराने। वाह, क्या बात। वीराने में सब सूख गया था, घर था उजड़ गया था, माँ थी कोई याद नहीं थी, सूने बनेरे किसी की आमद में, कब देखते हैं उन आँखों को जिन आँखों में कभी दुनिया बसती थी। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब। तो ये मैंने खुद जब मैं खुद लिखता हूँ तो जब ये दूसरी ज़बानों में ट्रांसलेट होके भी जाता है तब अच्छा लगता है। मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ, जब ये आप अदब की बात करते हो और मैं पूरी दुनिया के अदब का मुताले जब करता हूँ और पिछले इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, अभी अफ़गानिस्तान से जो लोग जो इस पूरे बड़े सगीर में जो कुछ हो रहा है उसमें अफ़गानिस्तान एक हॉट पॉइंट रहा। अब अफ़गानिस्तान के जो लेखक जो बाहर बैठे हैं उसमें एक गुलनार अहमद फ़तेह जामी है, उसकी एक दिन मैं एक कविता पढ़ रहा था, उसकी डायरी के पन्ने थे, वो जहाँ से उजड़ के गई है और वहाँ जो टोलो न्यूज़ है उसमें एंकरिंग करती थी और बड़ी अच्छी शायरा थी। तो उसने बहुत मार्मिक लिखा, उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है पिछले दिनों। तो वो कहती है कि जब मैं लौट कर देखती हूँ तेरे सूखे पहाड़, जब मैं लौट कर देखती हूँ तेरे सूखे पहाड़, उन पहाड़ों में मेरा अब्बा तो दिखाई नहीं देता, वाह वाह वाह, भाई दिखाई नहीं देता, तुम हो तुम्हारी आंखें मुझे सदा देखती हैं, मेरे अफ़गानिस्तान मेरी धरती मैं तेरी रहूँगी। क्या कहने हैं, वाह वाह। तो वाह, इस तरह की चीज़ें हमारी ज़ुबान में, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, जितनी देर तक तबरेज़ी साहब आदमी का मरम, आदमी की संवेदनाएं, आदमी के प्रेम की नदी की वो उठान और समंदर की लहर जैसा लफ्ज़ों का उबाल किसी लेखकीय काम में अदब की उस तरबियत के साथ सामने नहीं आता, उतनी देर वो साहित्य भी ज़िंदा नहीं रहता। ये मैंने, आप कम लिखो पर ऐसा लिखो कि वो दिलों के अंदर चला जाए। बहुत उम्दा कई बात डॉक्टर साहब आपने कि कम लिखो लेकिन इतना लिखो कि लोगों के दिलों में उतरना चाहिए। और बुज़ुर्गों ने कहा भी यही है कि लिखने से ज़्यादा पढ़ना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस मुलाकात में जिसमें बातें कहने के लिए बहुत हैं लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, डॉक्टर कृष्ण कुमार रत्तू साहब से हम बातचीत कर रहे थे आज के माहौल पर, आज के मौजूदा लिटरेचर पर, और उससे पहले क्या हमने खो दिया और अब क्या शायद मुस्तकबिल में भविष्य में पाएंगे, इन संभावनाओं पर। मुझे यकीन है कि हमारी ये छोटी सी मुलाकात आपको बहुत पसंद आएगी और आप हमेशा की तरह हमसे जुड़े रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि रत्तू साहब आप हमारे स्टूडियो में इसी तरह से आते रहें, अपने काम को जारी रखें। ये तो आपके ये जो इतने खूबसूरत अल्फाज में आपने कहा,
तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक ऐसा मौका था, एक ऐसा अवसर था। मैं इसके लिए अपने पुराने परिवार दूरदर्शन का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने ये मेरे लिए एक जगह उस तरह की दी। और इन लफ्ज़ों के साथ मैं विदा तो नहीं लेता, फिर आने के वादे के साथ ये कहता हूँ कि उस खत को बार बार पढ़ना जिस खत में तुम्हारा नाम था, वो खत शायद इसी पते पे था। क्या कहने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।